हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ जो मैंने शुरू की थी उसमें आज मेरी सेकंड क्लास है। इसके पहले मैंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्लास डाल दी है, उसकी क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। और उसी क्रम में जो आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और सारे ही क्वेश्चन मैंने जो ऐड किए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, यानी कि PYQ ऐड किए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण आधुनिक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने भारतीयों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए विवश कर दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए क्यों हुए, उस समय जो भारत की स्थिति थी वो कैसी थी। तो भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में जानते हैं। 18वीं शताब्दी का भारतीय समाज जो था अंधविश्वासों के जाल में जकड़ा हुआ था। समाज कठोर जाति प्रथा पर आधारित था। छुआछूत की परंपरा जो थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी, जिससे भारतीय समाज जो था वो दो वर्गों में विभक्त हो चुका था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में। समाज में सती प्रथा, कन्यावध, विधवा व्यवस्था, पर्दा प्रथा और अशिक्षा जैसी कुरीतियां विद्यमान थीं। इन्हीं कारणों से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी। उन्हीं में से एक कारण था ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करना। 1813 का अधिनियम, आप सभी को पता होगा कि 1813 का जो अधिनियम था इसके द्वारा जो है भारत में ईसाई मिशनरियों के आने, यहाँ बसने तथा यहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली थी। इसी समय भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में तेजी आई। बड़ी संख्या में निम्न वर्ग के हिंदुओं को ईसाई बनाया जाने लगा। इसे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई और सुधार का कार्य प्रारंभ हुआ। एक कारण यह भी था कि अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की स्थापना के साथ ही पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। इसका प्रभाव कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में पहले पड़ा। इससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। अब इसी क्रम में ये तो थे कारण। अब इसी क्रम में हम जानते हैं कौन कौन से सुधार हुए, कौन कौन से व्यक्ति किस आंदोलन से संबंधित थे। उसी में सबसे पहले हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय बंगाल से शुरू हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। इसी कारण से इन्हें भारत के नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक और आधुनिक भारत का पहला महान नेता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा फारसी और अरबी भाषा में पटना में, जहां उन्होंने कुरान, सूफी, रहस्यवादी कवियों की रचनाओं तथा प्लेटो एवं अरस्तु की पुस्तकों के अरबी संस्करण का अध्ययन किया। बनारस में इन्होंने संस्कृत भाषा, वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया। वर्ष 1803 से 1814 ईस्वी तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्बी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम भी किया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कब से कब तक कार्य किया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1803 से 1814 ईस्वी तक राजा राम मोहन राय जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य किया और उसके बाद फिर 1814 में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों के प्रति समर्पित करने के लिए कोलकाता चले गए। इनका पहला ग्रंथ था फारसी भाषा में तोहफत उल मुहिद्दीन, जिसका अर्थ था एकेश्वरवादियों का उपहार, प्रकाशित हुआ। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्म का मूल बताया गया। तो अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट में बहुत बनता है कि इस ग्रंथ का जो है स्टेटमेंट में ग्रंथ दिया जाएगा और उसकी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर उसमें ये पूछा जाएगा कि किसका जो है विरोध किया था। तो मूर्ति पूजा का विरोध किया था, याद रखें। फिर 1825 में कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो 1828 में हुई थी और किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने की थी। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कितने बार और किस किस एग्जाम में पूछा गया है। 1829 में इन्हीं के प्रयासों से सरकार ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया। इन्होंने समाज सुधार एवं शिक्षा के विकास पर अत्यधिक बल दिया। 1819 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा प्रेस सेंसरशिप में ढील दी गई तो राजा राम मोहन राय ने 3 पत्रिकाएं प्रकाशित की। कौन कौन सी? ब्राह्मणवादी पत्रिका 1821 में, संवाद कौमुदी जो कि बंगाली साप्ताहिक
पत्र था, ठीक है, और मिरात उल अखबार फारसी साप्ताहिक पत्र था। कब प्रकाशन किया, तो ये भी याद रखें कि कौन साप्ताहिक था और भाषा क्या थी। तो संवाद कौमुदी की भाषा क्या थी, बंगाली में थी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादातर भाषा से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी किस भाषा में था, तो बंगाली भाषा में था और साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। मिरात उल अखबार जो था फारसी अखबार था, फारसी था और साप्ताहिक था, ये भी याद रखें। फिर 1830 ईस्वी में राम मोहन राय दिल्ली मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायत हेतु इंग्लैंड गए और तभी इन्हें अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने दी थी, तो अकबर सेकंड ने दी थी, ठीक है। और कब दी थी, तो 1830 में। 1833 ईस्वी में इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो जाती है और इंग्लैंड में ही इनकी समाधि है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। समाधि से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, तो राजा राम मोहन राय की समाधि है इंग्लैंड, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये था राजा राम मोहन राय जी का परिचय। अब हम देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। तो ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा की स्थापना कोलकाता में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी, जिसके बाद में जो है ब्रह्म समाज कहा जाने लगा। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम ब्रह्म समाज नहीं था, ब्रह्म सभा था। बाद में इसी का नाम ब्रह्म समाज पड़ा। इसका उद्देश्य क्या था ब्रह्म समाज का, तो इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करना, हिंदू धर्म की ईसाई पादरियों मिशनरियों से रक्षा करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। निर्गुण निराकार ब्रह्मा पर बल दिया गया। ब्रह्म समाज में निर्गुण निराकार ब्रह्म पर बल दिया गया, यानी कि बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, विश्व बंधुत्व पर बल दिया गया। अब ब्रह्म समाज से जुड़े लोग कौन कौन से थे, जिनसे क्वेश्चन बनता है, तो ब्रह्म समाज से जुड़े लोग थे द्वारकानाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरेजियो, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। यह वर्ष 1866 ईस्वी में दो भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज जो था 1866 ईस्वी में दो भागों में विभाजित हो गया, अर्थात भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, दो भागों में डिवाइड हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज था उसका जो नेतृत्व था वह केशव चंद्र सेन ने किया और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। देखिए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, समझने में आसानी होगी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। फिर ये दो भागों में जब विभक्त हो गया तो उसके नाम क्या थे, एक का नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, दूसरे का था आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे। साधारण ब्रह्म समाज, बाद में आगे चल के फिर एक साधारण ब्रह्म समाज भी बनता है जिसके संस्थापक थे आनंद मोहन बसु एवं उनके सहयोगी। तो ये ब्रह्म समाज जो कि चार भागों में डिवाइड हुआ आगे चल करके, तो उसमें से संस्थापक, इसको मैंने चार्ट के माध्यम से लिख दिया है तो आपको इसको याद करने में आसानी होगी। इसके बाद है आर्य समाज। आर्य समाज में जानने से पहले हम जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनके बचपन का नाम था मूलशंकर, जन्म इनका हुआ था गुजरात में 1824 ईस्वी में, बचपन का नाम था मूलशंकर और गुरु इनके दो थे। प्रथम गुरु थे स्वामी पूर्णानंद, जिससे कि इन्होंने संन्यास की दीक्षा ली थी, और द्वितीय गुरु थे स्वामी विरजानंद मथुरा के, उनसे इन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। और स्वामी विरजानंद जी ने गुरु दक्षिणा में स्वामी जी से क्या मांगा था कि वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये गुरु दक्षिणा मांगी थी इन्होंने। वेदों को अपौरुषीय माना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। 1863 में पाखंड खंडवी पताका फहराया। हरिद्वार के कुंभ के मेले में अन्य धर्मों के पाखंडों का विरोध किया। जो पाखंड खांडवी पताका था वो क्या था कि हरिद्वार में जो कुंभ के मेले में जो भी अन्य धर्म है उसके पाखंडों का विरोध किया, उसे ही पाखंड खंडवी पताका कहा गया। 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो याद रखें आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती जी ने की। और कब की, तो 1875 ईस्वी में। कहाँ पर, मुंबई में। 1877 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना कई जगह हुई। मुंबई में कब हुई, 1875 में। फिर 1877 में उसके बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1882 ईस्वी में गौरक्षी सभा की स्थापना की स्वामी जी ने। और 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है जहर देने से अजमेर में। माना जाता है कि जो इनकी जान है, नन्ही जान थी एक नृत्यांगना,
उसने जहर दिया था जोधपुर के शासक के कहने पर। ऐसा माना जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो जहर दिया गया था वो नन्ही जान नृत्यांगना ने दिया था जोधपुर के शासक के कहने पर। 1892-93 में आर्य समाज में विभाजन हो गया। स्वामी जी की मृत्यु के बाद 1892-93 ईस्वी में आर्य समाज में विभाजन हो गया और आर्य समाज जो है दो भागों में विभक्त हो गया, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा विरोधी। यानी कि आर्य समाज जो दो भागों में विभक्त हुआ, उसमें से एक वर्ग जो था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करता था और दूसरा विरोध करता था। तो जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे उनमें से कौन थे और पाश्चात्य शिक्षा विरोधी में कौन कौन थे, देखते हैं। पाश्चात्य शिक्षा समर्थक में थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। दोनों नाम याद रखें। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय। और पाश्चात्य विरोधी, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया, उनमें से कौन थे, तो वे थे लेखराम और मुंशीराम। मुंशीराम को ही स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पाश्चात्य शिक्षा समर्थक जो थे वो 1896 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना की। कहाँ पर, लाहौर में। ये भी याद रखें कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1896 ईस्वी में। कहाँ पर हुई, लाहौर में हुई। और किसने की, तो आर्य समाज जो दो भागों में विभक्त हुआ, जिसमें से जो पाश्चात्य शिक्षा समर्थक थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, इन लोगों के द्वारा की गई। और पाश्चात्य शिक्षा विरोधी जो थे लेखराम मुंशीराम, इन्होंने 1902 में गुरुकुल स्थापित किया कांगड़ी हरिद्वार में, क्योंकि ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, ठीक है। तो इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की 1902 ईस्वी में कांगड़ी हरिद्वार में। अब देखते हैं इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण कथन के बारे में। इनका एक कथन है काफ़ी फेमस कि बुरे से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छा विदेशी राज से अच्छा होता है। अर्थात कि जो बुरे से बुरा देसी राज, मतलब देसी राज जो भी है बुरा भी है तो वो हमारे लिए अच्छा है, किसी भी अच्छे विदेशी राज से देसी राज जो भी बुरा है वो हमारे लिए अच्छा है। दूसरा कथन है इनका भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत भारतीयों के लिए है, यह कथन किसका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं कुछ। सत्यार्थ प्रकाश, हिंदी भाषा में है सत्यार्थ प्रकाश। दूसरी है पाखंड खंडन और तीसरी है अद्वैत खंडन। तो ये पुस्तकें भी आप याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ठीक है। आर्य समाज से रिलेटेड मैंने आपको बताया तथ्य जो, वो भी आप याद रखें कि आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में मुंबई में। इनकी मृत्यु के बाद दो भाग में डिवाइड हो गया, पाश्चात्य शिक्षा समर्थक और पाश्चात्य शिक्षा विरोधी। शिक्षा समर्थक जो थे उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की लाहौर में 1896 में, और शिक्षा विरोधी जो थे पाश्चात्य शिक्षा विरोधी, उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की, ठीक है। और ये रहे इनके कथन। इसके बाद अगला है आंदोलन जो हमारा रामकृष्ण आंदोलन व स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 ईस्वी दक्षिणेश्वर कोलकाता स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे दक्षिणेश्वर कोलकाता में स्थित काली मंदिर के पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस जी। इन्होंने तांत्रिक वैष्णव अद्वैत साधना की और अंत में निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त कर लिया और परमहंस कहलाए। सभी धर्मों को इन्होंने सत्य माना। मूर्ति पूजा में विश्वास इसे ईश्वर प्राप्ति का एक साधन माना। इन्होंने कहा कि जो मूर्ति पूजा है इसमें विश्वास रखो और ईश्वर की प्राप्ति का ये एक साधन है, ये मानना था रामकृष्ण परमहंस जी का। रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की इन्होंने, और 1886 ईस्वी में रामकृष्ण जी की मृत्यु होने पर उनके जो शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त, उन्होंने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। तो रामकृष्ण परमहंस से जितनी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और बता दिए। अब देखते हैं जो उनके शिष्य थे उनकी मृत्यु के बाद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन को आगे बढ़ाया तो वो कौन थे, तो उनके शिष्य थे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में। 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है और बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। इनके पिता कौन थे, पिता थे विश्वनाथ जो कि वकील थे पेशे से, कहाँ पर, कोलकाता हाई कोर्ट में। माता थी भुवनेश्वरी देवी जो कि धार्मिक विचारों की महिला थी। इनकी शिक्षा 1871 में
ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन स्कूल से हुई। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में प्रवेश लिया इन्होंने और 1881 में वहीं कॉलेज में ही रामकृष्ण परमहंस व्याख्यानों से ये प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया कि उनको गुरु बना लिया और उनके शिष्य बन गए। 1886 में इन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण करके संन्यास लिया और भारतवर्ष की यात्रा की। कब? 1886 ईस्वी में। और इनके महत्वपूर्ण कथन है कुछ। कथन क्या है? ये भारतवर्ष की जब यात्रा की इन्होंने, उसी दौरान इनके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। उन्हीं में से पहला है कि यह धोबी मोची सफाई वाला तुम्हारी तरह हाड मास के बने हैं, यह तुम्हारे बंधु हैं। यह इनका कथन था। दूसरा कथन है इनका कि जब तक भारतवर्ष में लाखों लोग भूखे नंगे हैं, तब तक सुख भोगने वाला देशद्रोही है। ये दोनों ही कथन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ये कब के हैं? जब ये भारतवर्ष की यात्रा पर निकले थे। भारतवर्ष की यात्रा पर निकले, भारत की यात्रा की थी। इन्होंने गरीबी देखी, गरीबों को देखा, लाखों लोगों को भूखे नंगे देखा, सफाई कर्मियों की हालत देखी, तब इनके ये दो कथन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद 1792 ईस्वी में ये खेतड़ी जाते हैं। खेतड़ी कहाँ है? तो झुंझुनू हरियाणा के पास है खेतड़ी। और वहाँ के राजा कौन थे उस समय? राजा अजीत सिंह। और राजा अजीत सिंह ने ही इनको नाम दिया था स्वामी विवेकानंद। तो ये भी आप याद रखें कि स्वामी विवेकानंद नाम इनका कब पड़ता है? 1792 ईस्वी में पड़ता है। और किसने दिया था? तो राजा अजीत सिंह ने दिया था। इसके बाद शिकागो धर्म सम्मेलन, आप सभी को पता होगा, 1893 में, जहाँ पर इनका काफ़ी फेमस भाषण भी हुआ था, जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे। तो 1893 विश्व धर्म सम्मेलन में जाते हैं शिकागो। न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने इनकी तारीफ भी लिखी थी इनसे प्रभावित होकर के कि भारत में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण है। भारत में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण है, ये इनकी तारीफ में लिखा गया था न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में। ठीक है। उसके बाद है 1896 ईस्वी में अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। और अमेरिकी मीडिया ने इनको क्या कहा? तो अमेरिकी मीडिया ने इन्हें तूफानी हिंदू कहा। सुभाष चंद्र बोस जी ने विवेकानंद जी के बारे में कुछ कथन कहा था। क्या था कथन? कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। किसको कहा था? तो स्वामी विवेकानंद जी को कहा था। और किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखना आप ये। ठीक है। फिर है इंडियन अर्नेस्ट लेखक जो था चिरोल, इसने कहा था कि विवेकानंद के उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन का एक कारण बने। विवेकानंद जी के उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए उसका एक कारण बने। और यह कथन किसका है? तो चिरोल का है। ठीक। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट। अब जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में और एनी बेसेंट कब इससे जुड़ी उसके बारे में जानते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। स्थापना किसने की थी? तो रूसी महिला थी मैडम हेलेना ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी अल्कार्ट, जो कि अमेरिका के निवासी थे। तो मैडम हेलेना कहाँ की थी? रूस की थी। और कर्नल अल्कार्ट कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो पहले अमेरिका में था, उसके बाद ये स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर? मद्रास में, अडयार मद्रास में। उद्देश्य क्या था इस सोसाइटी का? सभी धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना इस सोसाइटी का मेन उद्देश्य था। कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का इन्होंने समर्थन किया। किसने? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। अब जानते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट 1893 में भारत आती हैं। ये 1893 में भारत आती हैं। 1893 में और भी एक घटना भी मैंने पीछे पढ़ाई थी, याद है आपको, कि 1893 में स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे? शिकागो गए थे। और 1893 में ही एनी बेसेंट जी भारत आई। ठीक है। दोनों चीज़ों को जब रिलेट करके आप याद करेंगे तो डेट आसानी से याद हो जाती हैं। उसके बाद 1907 ईस्वी को सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं एनी बेसेंट जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी पूछा जाता है, तो याद रखें 1907 ईस्वी में बनती हैं। 1898 ईस्वी में जब ये भारत आने के बाद 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की इन्होंने नींव रखी थी। और यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बनारस में 1916 में, इसी में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन जाता है। किसके प्रयासों से बना? मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बना। और कब? तो 1916 में, याद रखें। एनी बेसेंट जी के योगदान क्या हैं? तो प्रजाति, नस्ल, लिंग,
जाति रंग भेदभाव किए बिना सभी के कल्याण के प्रयत्न किए इन्होंने। बाल विवाह, जातिगत भेदभाव उन्मूलन, दलितों का उत्थान के लिए इन्होंने प्रयास किया। भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा की एनी बेसेंट जी ने, और हिंदू प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, और आपको ये पता ही होगा कि 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ एनी बेसेंट हो जाता है आंसर। बट अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वहाँ पर आंसर आपका चेंज हो जाता है, सरोजनी नायडू हो जाता है। तो ये थे एनी बेसेंट जी का योगदान। इसके बाद देखते हैं विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह किससे रिलेटेड था, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज कोलकाता 1851 में प्रिंसिपल बनते हैं। कहाँ पर? कोलकाता में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। वैदिक साहित्य से विधवा पुनर्विवाह होने का इन्होंने प्रमाण दिया। साहित्य से इन्होंने दिया कि विधवा पुनर्विवाह हो सकता है, वहाँ से इन्होंने प्रमाण दिया। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया। याद रखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून कब पारित किया गया? 1856 ईस्वी में। अपने संरक्षण और निर्देशन में स्वयं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने प्रथम विधवा विवाह भी संपन्न करवाया। ठीक है, स्त्री शिक्षा पर बल दिया, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में 35 बालिका विद्यालय स्थापित किए। तो विधवा विवाह किससे रिलेटेड है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ठीक है, 1856 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया। ये डेटा आप याद रखें। फिर है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज या सत्यशोधक आंदोलन जो था, इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष, समाज के कमजोर वर्ग, शूद्र और अस्पृश्य को न्याय दिलाना। क्योंकि बताया मैंने कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था है, छुआछूत है, ये सब चरमोत्कर्ष पर था अपने। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष और समाज के कमजोर वर्ग, शूद्र और अस्पृश्य लोगों को न्याय दिलाना सत्यशोधक आंदोलन का उद्देश्य था। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1875 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ पर की जाती है? महाराष्ट्र में। और कब? तो 1875 ईस्वी में। ज्योतिबा फूले के बारे में जानते हैं। ज्योतिबा फूले जी, जिनका जन्म हुआ था 1827 ईस्वी पुणे महाराष्ट्र में। 1848 में शूद्र कहकर इनको अपमानित किया गया। 1851 में लड़कियों और शूद्रों के लिए इन्होंने विद्यालय खोले। 1890 ईस्वी में ज्योतिबा फूले की मृत्यु से आंदोलन इनका कमज़ोर पड़ गया। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी हैं? पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुस्तक है इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है गुलामगिरी, जो 1872 में इन्होंने लिखी थी। तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? महात्मा ज्योतिबा फूले की है। बहुत बार इससे क्वेश्चन बना है। शिवाजी की जीवनी लिखी इन्होंने। धर्म तृतीय रत्न, पुराणों का इन्होंने भंडाफोड़ किया। एक पुस्तक लिखी धर्म तृतीय रत्न, और जिसमें था क्या कि इन्होंने पुराणों का भंडाफोड़ किया था उस पुस्तक में। ठीक है, इसके बाद है महार आंदोलन। महार आंदोलन संबंधित है भीमराव अंबेडकर जी से। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1891 को महारकुल में होता है। विवाह इनका 1905 ईस्वी में रमाबाई से हुआ, जिनकी मृत्यु हो जाती है 1935 में। ठीक है, विवाह 1905 में होता है रमाबाई से और उनकी मृत्यु हो जाती है 1935 में। फिर इन्हीं का इलाज करती हुई एक महिला थी डॉक्टर सविता कबीर। उनसे इन्होंने दूसरा विवाह किया 1848 ईस्वी में, जो कि ब्राह्मण महिला थी। पहली शादी इन्होंने की रमाबाई से, दूसरी की डॉक्टर सविता कबीर से। शिक्षा की बात करें तो पीएचडी इन्होंने किया कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से। कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए से इन्होंने पीएचडी किया। 1923 ईस्वी में ये बैरिस्टर बने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना की 1924 में इन्होंने। उद्देश्य क्या था इसका? तो अस्पृश्य लोगों की नैतिक व भौतिक उन्नति, अछूतों का मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं तालाबों से पानी भरना, ये था बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य, जिसकी स्थापना की थी 1924 में। किसने की थी? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। उसके बाद अगला है हमारा प्रतिज्ञा आंदोलन। प्रतिज्ञा आंदोलन किससे संबंधित है? तो एमजी रानाडे से संबंधित है। एमजी रानाडे कौन थे? तो मुंबई हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। जाति व्यवस्था को इन्होंने कलंक बताया। समाज सुधार से पूर्व धर्म सुधार होना चाहिए। इनका कथन था कि समाज सुधार करने से पहले धर्म सुधार कीजिए।
1870 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना में इन्होंने योगदान दिया और 1887 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एमजी रानाडे द्वारा की गई। कब की गई, तो 1887 ईस्वी में की गई। प्रतिज्ञा आंदोलन था क्या, तो प्रतिज्ञा आंदोलन में लोगों को प्रतिज्ञा दिलवाई जाती थी। क्या प्रतिज्ञा दिलवाते थे ये, कि बाल विवाह नहीं करेंगे, बाल विवाह न करने की प्रतिज्ञा दिलवाई जाती थी प्रतिज्ञा आंदोलन में। तो प्रतिज्ञा आंदोलन किससे संबंधित था, एमजी रानाडे से। उसके बाद बात करें कुछ अन्य धर्म सुधार आंदोलन की, जैसे 1830 ईस्वी में बंगाल में राधाकांत देव ने धर्म सभा की स्थापना की। उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। यानी कि इनका कहना था कि ये जो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार हो रहे हैं, ये सही नहीं है। जो भी समाज में परंपराएं चली आ रही हैं, यानी कि विधवाओं की दुर्दशा हो, सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, ये सारी जो रूढ़िवादिता है, इसका इन्होंने समर्थन किया। क्योंकि उस समय समाज में क्या था कि जो भी सुधार हो रहे थे उसका विरोध कर रहे थे लोग, क्योंकि उनको लगता था कि जो भी उनकी परंपराएं चली आ रही हैं उसके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। इस वजह से इसका विरोध करते थे लोग, ठीक है। तो इन्होंने भी इसका विरोध किया, कि इसका रूढ़िवादिता का इन्होंने समर्थन किया और सामाजिक धार्मिक सुधार जो हुए थे उनका विरोध किया। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना हुई थी। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में होती है और आगरा में होती है। किसने की थी, तो एक महाजन थे तुलसीराम, जो कि शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से भी लोकप्रिय थे, इन्होंने की थी। राधा स्वामी मत को जो मानने वाले लोग थे वो एक ही परमेश्वर गुरु की महत्ता, संतों का साथ एवं साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। फिर भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में एमजी रानाडे द्वारा की गई। एमजी रानाडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई। तो ऑप्शन में अगर आपको एमजी रानाडे देता है तो आप एमजी रानाडे टिक करें, अगर रघुनाथ राव देता है तो रघुनाथ राव टिक करें, क्योंकि दोनों लोगों का नाम इससे जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था, तो बहुविवाद, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना इसका उद्देश्य था। कुछ अन्य धर्म सुधार आंदोलन है जिससे सिर्फ नाम पूछा जाता है, उनको भी मैंने ऐड किया है। जैसे अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है, तो सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अहमदिया आंदोलन किससे संबंधित है पूछा जाता है, मिर्जा गुलाम अहमद से संबंधित है। देवबंद आंदोलन किससे संबंधित है, नानोत्वी एवं गंगोही से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर से। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ठीक है। ये रहा हमारा धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो भी थ्योरी पार्ट था। इसके बाद अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत कहा जाता है। इतने सारे नाम से संबोधित किया जाता है, तो किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखें आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पीसीएस प्री 2008, यूपी पीसीएस प्री 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है, यूपी आरओ 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया ना कि किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये यूपी पीसीएस प्री 2007, उत्तराखंड यूडीए एलडीए प्री 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जो राजा राम मोहन राय द्वारा प्रथम स्थापित संस्था कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी आत्मीय सभा थी। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत को प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो सभा कौन सी थी? आत्मीय सभा थी। और कब हुई थी स्थापना, ये भी याद रखें, 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसका आगे चल के नाम क्या पड़ा? ब्रह्म समाज पड़ा। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अकबर सेकंड ने दी थी। यूपी पीसीएस मेंस 2012, एसएससी एमटीएस, यूपी आरओ 2014 कितनी बार रिपीट होके पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन की समाधि है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिस्टल इंग्लैंड में। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह, मूर्ति पूजा, सती प्रथा या पाश्चात्य शिक्षा? किसका विरोध नहीं किया था उन्होंने? तो उन्होंने किसका विरोध नहीं किया? पाश्चात्य शिक्षा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाश्चात्य शिक्षा का। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। याद रखें, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पाश्चात्य शिक्षा का इन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि उसके ये समर्थक थे, उसका समर्थन करते थे ये। उनके अनुसार एक उदारवादी जो पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती थी, ये राजा राम मोहन राय जी का कथन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया? एमपी पीसीएस 2006, यूपी पीसीएस मेंस 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? किसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर है या नहीं यह पूछा गया था विद्यासागर जी से, तो उनका जवाब क्या था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। तो ये भी याद रखें आप कि ईश्वर है या नहीं यह पूछे जाने पर विद्यासागर जी का ये जवाब था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी को। दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी डैश। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी पूछा जा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? तो 47वें बीपीएससी प्री 2005 में, उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में, यूपी आरओ मेंस 2013 में कितनी बार रिपीट होकर पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज ने। दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में जो स्थापित हुआ था आर्य समाज ने धर्म परिवर्तित हिंदुओं और हिंदू धर्म में वापसी हेतु शुद्धि आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा माना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले ने। महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? पीछे मैंने थ्योरी सेक्शन में डिस्कस किया था ना आपसे, कौन था वो? ऑप्शन नंबर डी राधाकांत देव थे, जिन्होंने कि क्या किया था? पाश्चात्य जो भी शिक्षा थी या फिर सामाजिक सुधारों का विरोध किया और जो भी परंपरागत रूढ़वादिता चली आ रही है उसका समर्थन किया था इन्होंने। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा? और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।